सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रुटियां, मापन में त्रुटियां, एरर्स इन मेजरमेंट्स। वी नो दैट फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। भौतिकी को आप मापन का विज्ञान बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न विभिन्न भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। भौतिकी में क्या करना है आपको? भौतिकी में आपको भौतिक राशियों का मापन करना है। दैट्स वाई, इसीलिए आप भौतिकी को मापन का विज्ञान बोल सकते हैं। और मापन हेतु बहुत सारे मापन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। और अब आप चाहे कितनी भी सावधानी पूर्वक से मापन क्यों न करें, आप चाहे कितनी भी सावधानी से मापन क्यों न करें, जो मापित मान है और जो वास्तविक मान है दोनों में कुछ न कुछ भिन्नता आ ही जाती है। यानी कि मापित मान यानी कि मेजर्ड वैल्यू, वास्तविक मान यानी कि एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों में कुछ न कुछ अंतर रह ही जाता है। और इसी अंतर को कहा जाता है त्रुटि यानी कि एरर। मापित मान और वास्तविक मान में जो भिन्नता है, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जो भिन्नता है, इसे ही कहते हैं त्रुटि। इससे पहले कि हम लोग त्रुटि को डिटेल में पढ़ें, हम लोगों को मापन से संबंधित इन दो शब्दों को पढ़ लेना चाहिए, यथार्थता और परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो चलिए जानते हैं कि मापन में यथार्थता और परिशुद्धता से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले बात करते हैं यथार्थता की, यानी कि एक्यूरेसी की। क्या होता है एक्यूरेसी? मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होता है। मापित मान मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के जितना करीब होगा, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के जितना करीब होगा, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। मापित मान, आप किसी भी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं तो मापित मान उसके एक्चुअल यानी कि वास्तविक मान के जितना करीब होगा, आपके मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपको बोला जाता है कि चलो बच्चा इसको नाप के दिखाओ कि ये कितना है, इसकी लंबाई नापिए। और चलो मान लेते हैं कि इसका जो वास्तविक मान है, इसका वास्तविक मान मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है। एक लंबाई आपको मापने के लिए बोला गया है, मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है। चलिए इसको मापिए कितना है ये, और इसका वास्तविक मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब आप इसको मेजर करना, इसका मापन करते हैं आप मतलब अब बहुत सारे बच्चे हैं। तो मान लीजिए किसी ने बोला कि यार ये 4.9 सेंटीमीटर है, किसी ने बोला ये 4.7 सेंटीमीटर है, किसी ने बोला 5.3 सेंटीमीटर है, किसी ने बोला 5.10 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब बताइए अभी दशमलव के एक ही अंक तक चलो, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्याओं का नंबर है वो कुछ और ही कहानी बयां करता है। तो चलिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी लंबाई को मापा है। किसी ने बोला है 4.9 है, किसी ने बोला है 4.7 है, किसी ने बोला 5.3 है, किसी ने बोला 5.1 है। तो अब बताइए कि इसका मापन ज़्यादा यथार्थ है, कि इसके मापन की एक्यूरेसी, किसके मेजरमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो परिभाषा क्या है कि मापित मान वास्तविक मान के जितना करीब होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन ज़्यादा करीब है। वास्तविक मान कितना है? वास्तविक मान है 5 सेंटीमीटर। ये बच्चा तो 0.3 सेंटीमीटर पीछे रह गया, ये बच्चा 0.3 सेंटीमीटर आगे निकल गया, ये बच्चा 0.1 सेंटीमीटर पीछे है। मतलब इसके मापित मान में 0.1 सेंटीमीटर का अंतर है, इसके मापित मान में भी 0.1 सेंटीमीटर का अंतर है। तो आप बोलोगे ये दोनों जो हैं ज़्यादा यथार्थ हैं, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ओके, तो मापित मान वास्तविक मान के जितना करीब होता है, मापित मान मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के जितना पास होगा, आपके मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होता है परिशुद्धता। यथार्थता तो आपने पढ़ लिया। परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है, किस सीमा तक मापी गई है। अगर देखिए
यथार्थता तो क्लियर है, आपका मापित मान वास्तविक मान के जितना पास होगा आपके मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। लेकिन परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता यह बतलाती है कि आपने किसी भौतिक राशि को किस सीमा तक नापा है, किस हद तक मेजर किया है। हद ज़्यादा आपको समझ में आता है क्योंकि आप किसी से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर हद, किस हद तक आपने भौतिक राशि को नापा है, किस विभेदन तक आप गए हैं, किस सीमा तक आपने नापा है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, इसलिए समझाते हैं आपको। चलो अगेन इसी की बात करते हैं। ओके, आपको बोला जाता है कि चलो इस लंबाई को नापो और इसका वास्तविक मान 5 सेंटीमीटर है। हाँ बिल्कुल, आपको मालूम है कि जिसका भी मापित मान वास्तविक मान के ज्यादा करीब होगा उसके मापन की यथार्थता अधिक होगी, लेकिन परिशुद्धता अलग होती है। परिशुद्धता, चलो एक बात पहले नोट कर लो, परिशुद्धता जो है वो निर्भर करती है यंत्र के अल्पतमांक पर। अल्पतमांक, लीस्ट काउंट, परिशुद्धता मापक यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा उसके मापन की परिशुद्धता उतनी ही अधिक होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। यथार्थता अलग चीज है। यथार्थता क्या बता रहा है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना करीब है। परिशुद्धता अलग चीज है। परिशुद्धता यह बता रही है कि किसी भौतिक राशि का मापन किस हद तक किया गया है, किस सीमा तक किया गया है, और ये किस पर निर्भर करता है? परिशुद्धता निर्भर करता है जो यंत्र होगा, जो मापन यंत्र होगा उसके अल्पतमांक पर, लीस्ट काउंट पर। मापक यंत्र का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, मापक यंत्र का लीस्ट काउंट अल्पतमांक जितना कम होगा उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। अब सवाल यह है कि यह अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक, इसको आप जानते हो लेकिन फिर एक बार समझ लीजिए। अल्पतमांक क्या है? वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। वह कम से कम मान जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है उसे कहा जाता है अल्पतमांक। चलिए समझाते हैं। जैसे कि स्केल है, जो स्केल आप अपने कॉम्पॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हो, उस स्केल का जो लिफ्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर जो स्केल आप यूज कर रहे हैं उसका अल्पतमांक है, लिफ्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। जो वर्नियर कैलिपर्स आपने लैब में यूज किया है उसका लिफ्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज भी आपने यूज किया होगा, उसका लिफ्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। याद है? 9th में किया है आपने प्रैक्टिकल। देखिए आपके हाथ में जो अभी स्केल है, अगर आप स्केल लेके बैठे हैं तो स्केल का लिफ्ट काउंट होता है, अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर है वर्नियर कैलिपर्स का और 0.001 सेंटीमीटर है स्क्रू गेज का। इसका मतलब यह है कि जब आपको इस लंबाई को मापने के लिए दिया जाएगा, चलो भाई इसकी लंबाई मापिए, और अगर आप रूलर से, स्केल से मेजर करेंगे तो आप इसकी लंबाई को या तो 4.9 या 5.1 या 5.2 या 4.8 ऐसे मेजर करेंगे। यानी कि दशमलव के बाद एक अंक तक मेजर कर पाएंगे आप। दशमलव के एक अंक तक आप मेजर कर पाएंगे, माप पाएंगे अगर आप स्केल से मापेंगे तो चलिए मान लेते हैं कि 3 दोस्त हैं। एक बंदे के पास स्केल है, दूसरे बंदे के पास वर्नियर कैलिपर है, तीसरे बंदे के पास स्क्रू गेज है। तो पहले बंदे ने क्या बोला? अच्छा, वास्तविक मान आपको मालूम है। वास्तविक मान लीजिए कितना है? 5 सेंटीमीटर है। जो भी लंबाई आपको दी गई है, मान लीजिए इसका वास्तविक मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। एक बंदा जो स्केल से इसकी लंबाई को मेजर कर रहा है वो बोलता है कि इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 5.1 सेंटीमीटर। 5.1 सेंटीमीटर। लिफ्ट काउंट 0.1 है, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक तक मेजर कर पाएंगे आप। अब जिस बच्चे के पास वर्नियर कैलिपर्स है, जिस बच्चे के पास वर्नियर कैलिपर है वो बोलेगा यार नहीं, इसकी लंबाई ना 4.82 सेंटीमीटर है। दशमलव के बाद 2 अंक तक जा सकता है वो। 4.82 सेंटीमीटर है या 5.12 सेंटीमीटर है या 5.42 सेंटीमीटर है। दशमलव के बाद वो 2 अंकों तक उसको माप सकता है, क्योंकि उसका लिफ्ट काउंट कितना है? वो उस बच्चे का नहीं, उसके पास जो वर्नियर कैलिपर है
उसका लेफ्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। और अब जिस बच्चे के पास स्क्रू गेज है वो बोलेगा नहीं यार इसकी जो लंबाई है ना 5.312 सेंटीमीटर है, 5.312 सेंटीमीटर है। ये नापा गया है मीटर स्केल से, ये नापा गया है वर्नियर स्केल से, वर्नियर स्केल ना, वर्नियर स्केल से, और ये नापा गया है स्क्रू गेज से। तो अब बताइए किसकी परिशुद्धता ज्यादा है? अब बताइए किसकी परिशुद्धता ज्यादा है और किसकी यथार्थता ज्यादा है? देखिए किसने ज्यादा हद तक मेजर किया है भाई? इस बच्चे ने, जिसके बाद स्क्रू गेज है वो 0.3 अंकों तक गया है, यानी कि उसने ज्यादा विभेदन तक, ज्यादा सीमा तक मापा है। और इसने 0.2 अंकों तक, और इसने 0.1 अंक तक नापा है, यानी इसकी परिशुद्धता सबसे ज्यादा है। ये क्या बोलता है? इसने बोला कि यार इसकी लंबाई 5.1 सेंटीमीटर है, इस बच्चे ने बोला 5.1 नहीं। चलो सबको एक ले लेते हैं, अगर हम लोग सबको एक मान लें तो अगर पहले बच्चे ने बोला 5.1 सेंटीमीटर तो दूसरा बच्चा क्या बोलेगा? 5.1 नहीं बच्चा, 5.14 सेंटीमीटर है। दूसरा क्या बोलेगा? 5.14 ही नहीं है, 5.147 सेंटीमीटर है। यह 0.1 हद तक गया, यह 0.2 हद तक गया, यह 0.3 हद तक गया। देखो बोलने में कैसा लगेगा? कितनी है भाई लंबाई? 5.1 सेंटीमीटर। नहीं नहीं नहीं, 5.1 नहीं है, 5.14 सेंटीमीटर है। और ये बोलेगा 5.14 नहीं है, बस 5.147 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये है सबसे ज्यादा परिशुद्ध। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसिशन क्या है, क्या है यथार्थता और क्या है परिशुद्धता। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यथार्थता क्या है? अगर मापित मान वास्तविक मान के जितना करीब होगा तब उसकी यथार्थता उतनी ही ज्यादा होगी। और परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता तो देखिए पहले तो इस बात पर निर्भर करती है कि जो मापक यंत्र है उसका अल्पतमांक कितना है। मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा उसके मापन की परिशुद्धता उतनी ही ज्यादा होगी। और परिशुद्धता का मतलब यह है कि किसी भी भौतिक राशि का मापन किस हद तक किया जा रहा है, किस सीमा तक किया जा रहा है, दशमलव के बाद कितने अंकों तक किया जा रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा परिशुद्ध। ओके, तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है यथार्थता और क्या है परिशुद्धता। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मापन में त्रुटि की। मापन में त्रुटियां, एरर्स इन मेजरमेंट्स। तो यहां का मेजरमेंट किसने खा गया? मेजरमेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट्स। वी नो दैट, फिर से हम वही बात रिपीट करेंगे कि भौतिकी कौन सा विज्ञान है? भौतिकी मापन का विज्ञान है। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। लेकिन आप चाहे कितने भी सावधानी से मापन करें, कितने भी ध्यानपूर्वक आप मापन करें, मापित मान और जो वास्तविक मान है उसमें कुछ न कुछ अंतर रह जाता है। और इसी अंतर को, मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को ही मापन में त्रुटि कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग त्रुटि को कम से कम करने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा स्किल के साथ। स्किल यानी कि स्किल इज राइट वर्ड टू एक्सप्लेन ना। स्किल योग्य नहीं बोलना चाहिए, स्किल आप समझते हैं, निपुणता, निपुण, जो ज्यादा निपुण है, जो ज्यादा निपुण होगा उससे कम गलती होगी, जो ज्यादा स्किल्ड है उससे कम गलती होगी, लेकिन गलती तो रही जाती है। एकदम आप बोलोगे कि जो एकदम एक्चुअल वैल्यू है, जो एकदम वास्तविक मान है, मैं उतना ही करके दिखा दूंगा, तुक्के में हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। तो वास्तविक मान और मापित मान में कुछ ना कुछ अंतर रह जाता है, कुछ ना कुछ भिन्नता रही जाती है। हाँ, आप ये जो भिन्नता है उसको कम कर सकते हो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से, अपने इंस्ट्रूमेंट को और ज़्यादा अच्छे से, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट में जो गलतियाँ थी, इंस्ट्रूमेंट में जो फॉल्ट्स थे, उसको आप कम करके इस त्रुटि को कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम से एलिमिनेट नहीं कर सकते, एकदम से गायब नहीं कर सकते। तो क्या है? किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि का आप मापन कर रहे हो, आप द्रव्यमान को मापिए, आप लंबाई को मापिए, आप समय को मापिए, आप तापमान को मापिए, आप विद्युत धारा को मापिए, आप किसी भी राशि को मापिए, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही हम लोग क्या कहेंगे?
मापन की त्रुटि कहेंगे। तो मापन में त्रुटि हो जाएगा वास्तविक मान माइनस मापित मान। और अब देखिए कारणों के हिसाब से त्रुटियों को इन निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां, स्थूल त्रुटियां, स्थूल है ये, स्थूल त्रुटियां। तो आप इनके बारे में बुक से एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम की है नहीं। आप एक बार रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां, स्थूल त्रुटियां। लेकिन ये काम की चीज़ है जो आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है, क्या है काम की चीज़? त्रुटि को व्यक्त करने के तरीके, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर। त्रुटियों को कैसे व्यक्त करना है उसके 3 तरीके हैं। पहला है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को इंग्लिश में बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। अपेक्षित त्रुटि, इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर। प्रतिशत त्रुटि इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। ओके, सो त्रुटियों को व्यक्त करने के ये निम्न तरीके हैं। एक है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा है अपेक्षित त्रुटि और तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर के परिमाण को, ना साइन को नहीं लेना, अंतर के परिमाण को, साइन यानी कि चिन्ह को नहीं लेना है, केवल परिमाण को क्या कहेंगे? निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। लेकिन आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में बार बार ये सवाल आ रहा होगा, सर जब हम लोग एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान को माप ही नहीं सकते, तो वास्तविक मान और व्यक्तिगत जो मापित मान है उसका अंतर कैसे निकालेंगे? ठीक है, मापित मान तो समझ में आ रहा है, मैं इसको मापूंगा, जो मिलेगा वो मापित मान है, वो मेजर्ड वैल्यू है। बट व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू? वास्तविक मान कहाँ से आएगा? ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगा? एक्चुअल वैल्यू कहाँ से आएगा? आपका सोचना बिल्कुल सही है। इन्हीं भी तरीकों से आप एकदम एक्यूरेट, एकदम वास्तविक वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? रीडिंग्स बार बार लेते हैं, बहुत सारे रीडिंग्स लेते हैं, बहुत बार मापन करते हैं, और उन सभी मापित मान का क्या निकाल लेंगे? औसत निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। जैसे कि पहले मैंने मापन किया, पहली बार मापा तो कितना आया? चलो A1 आया, मान लो इस लंबाई की बात कर रहा हूं। तो पहले मैंने मापा तो A1 आया, दूसरी बार मापा तो A2 आ गया, तीसरी बार मापा तो A3 आ गया, चौथी बार मापा तो A4 आ गया, A5 आ गया। वैसे ही आप मापते जाओगे, कुछ ना कुछ उसमें अंतर मिलेगा, हो सकता है कुछ समान वैल्यू भी मिल जाए। तो ये सब क्या है? ये सभी मापित मान है। ये सभी क्या है? ये सभी मेजर्ड वैल्यूज हैं। ये हैं मेजर्ड वैल्यूज। किसी भी भौतिक राशि के लिए हो सकते हैं। लंबाई लेना है लंबाई ले लो, द्रव्यमान लेना है द्रव्यमान ले लो, समय लेना है समय ले लो। वो पेंडुलम वाले में समय मापते थे, याद है? नहीं किया पेंडुलम वाला प्रैक्टिकल क्लास 9th में? किया है ना, 11th में भी करना है। तो आप क्या करते हो? बहुत बार रीडिंग लेते हैं हम लोग, बहुत बारी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं। और अब देखिए वास्तविक मान कहां से आएगा? वास्तविक मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? वास्तविक मान के लिए हम लोग इन्हीं सब का मीन निकाल लेंगे। तो हम लोग निकाल लेंगे ए मीन, यानी कि माध्य निकाल लेंगे। माध्य कैसे निकालते हैं बच्चा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, जाइए An तक जाइए और n से डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो जो मापित मान है उन्हीं का अगर आप माध्य निकाल लेते हो, औसत निकाल लेते हो, एवरेज निकाल लेते हो, तो आपको मिल जाएगा वास्तविक मान। ओके, और अब चलिए देखते हैं कि पहला जो वैल्यू मेजर किया था वो इस वास्तविक मान से कितना अंतर है, कितना भिन्न है। तो ये और ये का अंतर
वास्तविक मान ये है और यही है मेजर्ड वैल्यू यानी कि मापित मान। इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा? निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। ओके, तो निरपेक्ष त्रुटि को कैसे दिखाएंगे? डेल A1 ये हो जाएगा A मीन माइनस A1। A मीन माइनस A1 ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन केवल आपको क्या लेना है? केवल परिमाण लेना है। तो मॉड लगा दीजिए, मॉड से चीजें बाहर आएंगी तो आपको केवल धनात्मक मिलेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि आप इस मीन वैल्यू से ज्यादा मापो या कम मापो, गलती तो दोनों ही है ना। अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर है, वास्तविक मान 5 सेंटीमीटर है और आप 5.2 सेंटीमीटर मेजर करते हो तो भी 0.2 का गलती है, ज्यादा है लेकिन गलती तो है। अगर आप 4.8 सेंटीमीटर मेजर करते हो, 0.2 कम आपने मेजर किया है तो भी गलती है। तो आपने ज्यादा मेजर किया है कि आपने कम मेजर किया है, ज्यादा मापे हो कि कम मापे हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, अंतर है आपके मापित मान और जो वास्तविक मान है, दोनों में अंतर है, मतलब गलती आपसे हो रही है तो आपको मॉड लेना होता है। तो वैसे ही आप क्या निकाल लेंगे? डेल A2 निकाल लेंगे। डेल A2 कितना आ जाएगा बच्चा? क्या जाएगा? A मीन माइनस A2। वैसे ही आप डेल A3 निकाल लेंगे, उसका मॉड, और ये कितना आ जाएगा? यह जाएगा A मीन माइनस A3। वैसे ही आप कहां तक जा सकते हैं? n तक जा सकते हैं। डेल AN का मॉड इज इक्वल टू A मीन माइनस AN। ओके, तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके ये पहले मान में, पहला जो मापित मान है उसके निरपेक्ष त्रुटि है, दूसरे मापित मान की निरपेक्ष त्रुटि है, तीसरे मापित मान की निरपेक्ष त्रुटि है, nवें मापित मान की निरपेक्ष त्रुटि है। और अब आप निकाल लीजिए, ओहो हो कहां गया? और अब निकाल लीजिए आप औसत यानी कि एवरेज। माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल लीजिए। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? डेल A मीन इज इक्वल टू, जितना भी है सबको जोड़ के भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा डेल A1 का मॉड प्लस डेल A2 का मॉड प्लस n तक जाइए आप डायरेक्ट, डेल AN का मॉड डिवाइडेड बाई n। ओके, और अब सिग्मा लगा देता हूं। सिग्मा लगाना आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे। 1/n सिग्मा, आपको इसको ऐड करना है डेल AI को, और i कहां से? 1 से लेके कहां तक? n तक। तो ये आ जाएगा आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ओके, तो क्या है निरपेक्ष त्रुटि? बहुत ही आसान है। निरपेक्ष त्रुटि बहुत ही आसान है। जो वास्तविक मान है और जो व्यक्तिगत मापित मान है, दोनों का अंतर ही कहलाता है। दोनों के अंतर का केवल परिमाण लेना है, प्लस माइनस नहीं, केवल परिमाण। परिमाण लोगे मतलब मॉड लगा के निकालोगे और मॉड से बाहर आएगा तो आपको प्लस ही मिलेगा। तो ये A1 A2 A3 ये सभी मापित मान हैं। इन मापित मान का अगर एवरेज, अगर माध्य निकाल देते हो तो वास्तविक मान आपको मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या है। बहुत ही आसान है। अगर आप निरपेक्ष त्रुटि समझ गए हो तो आपेक्षिक त्रुटि में कुछ रखा नहीं है। आपेक्षिक मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपेक्षिक त्रुटि? लिख रहा हूं मैं परिभाषा के रूप में। आपेक्षिक त्रुटि बहुत ही सरल सा परिभाषा है। आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और किससे भाग देना है? जो मापित मान है उसके माध्य से, भौतिक राशि का माध्य मान। और मापित मान का औसत ही क्या होता है? मापित मान का माध्य क्या होता है? वास्तविक मान होता है ना। तो आप लिख सकते हो वास्तविक मान, बिल्कुल लिख सकते हैं वास्तविक मान। किसी को दिक्कत तो नहीं है कि सर यहाँ पे आप वास्तविक मान क्यों लिख रहे हैं? यहाँ तो भौतिक राशि के माध्य मान की बात करी है। तो बच्चा, जो भौतिक राशि का
जो आप मापोगे, जो जितना भी आपने वैल्यू मेजर किया है उन सभी का अगर आप मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तो आपको वास्तविक मान ही तो मिलता है। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना परिभाषा को कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, आपेक्षिक त्रुटि बोलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि, यानी कि रिलेटिव एरर। और अब चलिए देखते हैं प्रतिशत त्रुटि, यानी कि परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चा? आप अपने एग्जाम का परसेंट, अपने एग्जाम में परसेंट निकालते हो, कैसे निकालते हैं? टोटल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें मैं कितना पाया था, इसका परसेंट निकाल लिया, ऐसे निकालते हैं। तो सेम वैसे ही करना है। आप क्या करोगे, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त कर दीजिए, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त कर दीजिए, तो मिल जाएगा आपको प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू, और आपेक्षिक त्रुटि क्या है? ये है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान। ये मिला आपको आपेक्षिक त्रुटि और निकाल लिया मैं इसका परसेंट, तो ये मिल गया मुझे प्रतिशत त्रुटि। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है तो भी निरपेक्ष त्रुटि निकालना पड़ेगा, अगर आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो भी आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना पड़ेगा। निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, उसके बाद आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे, उसके बाद आप उसको परसेंट के रूप में व्यक्त करेंगे, तो क्या बन जाएगा? वो प्रतिशत त्रुटि बोलेंगे उसको आप। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आज का ये लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। एक प्रयोग में सरल लोलक के आवर्त काल को 2.63 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। अगेन देखिए मेरा मंत्र वही है, आपने कॉन्सेप्ट को कितनी अच्छी तरीके से समझा है। अगर ये परखना है तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप क्वेश्चन को बकायदा बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, मतलब आप निश्चिंत हो जाइए, आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। और अगर आप क्वेश्चन यानी कि सवाल आप नहीं बना पा रहे हैं, तो बच्चा कॉन्सेप्ट को भी समझिए, रटने की कोशिश नहीं करना। रटने की कोशिश करोगे तो बता रहा हूँ जिंदगी वहीं तबाह हो जाएगी, वहीं बर्बाद हो जाएगी। फिजिक्स को कभी भी, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, रटने की कोशिश नहीं करिए, आप समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन बनने लग गए मतलब आपका काम हो गया। तो यहां पे सरल लोलक के आवर्त काल को नापा गया है, तो 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 नोट किए गए हैं। निम्न की गणना करनी है, माध्य आवर्त काल निकाल लेना है। सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है माध्य आवर्त काल। माध्य आवर्त काल, तो माध्य आवर्त काल कैसे निकालेंगे बच्चा? मुझे निकालना है टी मीन। आवर्त काल को कैपिटल टी से दिखा दिया, और मीन, माध्य के लिए मीन, तो क्या हो जाएगा? इन सबको जोड़ के भाग दे देंगे आप। 2.63, 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई कितना? 1 2 3 4 5 से भाग दे दीजिए। पटाख से सॉल्व करो, पटाख से सॉल्व करो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो हो गया, ठीक है। लेकिन 0.63 है, 0.56 है, 0.42 है, 0.71 है, 0.80 है। पहले इसको ऐड करना पड़ेगा ना। चलो कैसे ऐड करेंगे देखिए। 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 6 9, और 9 और 3 12, 12 का 2, हाथ हिलाइए, एक बचा है आपके पास। ऐसे ही करते हैं ना, एक बचा है। 8 1 9, उठा के जो एक बचा था, 8 1 9, 9 7 16, 16 4 20, 20 5 25, और 25 से 31, 31 का कितना? 31 का 1 बचा है 3, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 3 13.5 भाग करिए 5 से। 5 से अगर भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 दूनी 10 मिल जाएगा, 5 दूनी 10 मिलेगा। अब तो 3 बच गया, दशमलव है वहां पर, तो 5 से 31 हो जाएगा, बचा 1 और ये आ जाएगा। यानी टी मीन कितना है? टी मीन है 2.62, और यही क्या, यही वास्तविक मान है? यही वास्तविक मान होगा ना। ये सभी क्या है? ये सभी मापित मान है। और अगर आप मापित मान का औसत निकालते हो, मापित मान का एवरेज निकाल लेते हो, तो आपको क्या मिल जाता है?
आपको वास्तविक मान मिल जाता है। तो यही वास्तविक मान भी है बच्चा, यही वास्तविक मान भी है। चलिए अब क्या करना है, अब प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है। प्रत्येक प्रेक्षण, ये पहला निकल गया है, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है। नंबर 2, निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल टी जो है, डेल टी हो जाएगा टी मीन जो कि वास्तविक है माइनस कैपिटल टी जो मापित है। तो पहले के लिए निकाल लीजिए डेल टी वन, डेल टी वन कितना हो जाएगा, तो ये जो एक्चुअल है, जो वास्तविक मान है 2.62 है, 2.62 माइनस 2.63, 2.62 माइनस 2.63 कितने का अंतर है बच्चा, 2 कैंसल, 6 कैंसल, यह आ जाएगा। और केवल आपको मॉड लेना होता है ना, भूलना नहीं, मॉड लेना है बस, केवल मॉड लेना है। तो केवल आपको परिमाण से मतलब है, यानी यह आ जाएगा 0.01। डेल टी टू निकाल लीजिए, 2.62 माइनस 2.62 माइनस कितना, 2.56 है बच्चा, 2.56 कितने का अंतर है, ध्यान दीजिए कितने का अंतर है, 4 इधर 2 इधर, यानी कि आ जाएगा 0.06 का अंतर है। डेल टी 3 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2.62 माइनस कितना है, थर्ड वैल्यू कितना है, 2.42 है, 2.42। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है तो आप फटाक से आगे बढ़ सकते हैं। 2.42 कितना हो जाएगा, ये 0.42 है, 0.62 है, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो ही गया, इधर 0.8 आ गया, इधर 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.8, 18, और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 0.0 कितना, इधर 8 उधर 10, अरे 0.20 इतना मुश्किल भी नहीं था। ये 42 है, ये 62 है, तो कितना का अंतर है, 0.20 का अंतर है। उसके बाद आ जाएगा डेल टी 4, डेल टी 4 कितना है बच्चा, 2.62 माइनस 2.71, 2.71 कितने का अंतर है, ये हो जाएगा 0.09। और लास्ट में डेल टी 5 कितना आ जाएगा, डेल टी 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.62 माइनस कितना है लास्ट वाली वैल्यू, ओह सॉरी पीछे होगा ना, लास्ट वाली वैल्यू है 2.80, माइनस कर लीजिए 2.80 कितना आएगा, 0.62, 0.70 में जाएंगे 0.8 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.18। तो ये है पहले के लिए निरपेक्ष त्रुटि, दूसरे के लिए निरपेक्ष त्रुटि, थर्ड वाले के लिए निरपेक्ष त्रुटि, चौथे के लिए निरपेक्ष त्रुटि, और ये है पांचवे के लिए निरपेक्ष त्रुटि। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया है प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। अब आपको निकालना है अपेक्षित त्रुटि। तो अपेक्षित त्रुटि क्या होता है बच्चा, इसी में सॉल्व करते हैं ना जी, इसी में सॉल्व करेंगे। अपेक्षित त्रुटि क्या होता है, ध्यान दीजिए, तो सीधा जवाब। अब देखिए अपेक्षित त्रुटि क्या होगा, नंबर 3, अभी बताया था आपको अपेक्षित त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है। अपेक्षित त्रुटि का फॉर्मूला बताइए, अपेक्षित त्रुटि का फॉर्मूला बताइए, क्या होती है अपेक्षित त्रुटि। आपको निकालना होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय वास्तविक मान, यही है ना, वास्तविक मान। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि मैं इधर निकाल लेता हूं, कितना हो जाएगा, डेल टी मीन इज इक्वल टू 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको मिलेगा 0.11। टाइम है तो सेकंड आ जाएगा, आप हर जगह यूनिट लगा सकते हैं, टाइम है तो कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो डेल टी मीन कितना आ गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई 0.11। तो यहां पे जो अपेक्षित त्रुटि है कितनी हो जाएगी, तो ये है डेल टी मीन डिवाइडेड बाय वास्तविक मान, यानी कि टी मीन। टी मीन कितना है देखिए, टी मीन है 2.62 और डेल टी मीन कितना है, डेल टी मीन है 0.11। और ये आपको मिलेगा 0.04। तो ये आ जाएगी अपेक्षित त्रुटि। क्या होता है अपेक्षित त्रुटि,
माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि। और अब अगर आप प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहते हैं, प्रतिशत त्रुटि, तो आपको क्या करना है, ये नंबर कौन सा है, ये नंबर, ये थर्ड है तो ये फोर्थ होगा ना। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, अगर आप आपेक्षिक त्रुटि का परसेंट ले लेते हैं, आपेक्षिक त्रुटि को 100 से इंटू करेंगे तो ये प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा, और आपेक्षिक त्रुटि है 0.04 इंटू 100, यानी ये आपको मिलेगा 4.0%। तो ये है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि आ गई 4.0%, आपेक्षिक त्रुटि आ गए 0.04, और डेल टी मीन जो है, डेल टी मीन है 0.11 सेकेंड। और प्रत्येक मापन के लिए जो निरपेक्ष त्रुटि है वो यहां पर लिखा हुआ है क्रमशः, और ये वास्तविक मान कितना आ गया है, 2.62 आ गया है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नए टॉपिक में, अगला वीडियो नया टॉपिक जो कि होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन। तब तक के लिए अलविदा।